Yes, students, as we talked about the Wheatstone base, in that case, we were having this kind of diagram. You know? So, our meter base, which is our next topic, that is totally based on our Wheatstone base. Wheatstone base के principle पे ही काम करता है, ठीक है? So, it's an application of the Wheatstone base. So, यदि हम meter base को यदि define करना चाहें, तो it is a device to measure the resistance. किसी भी यदि हमको कोई अननोन रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल का, तो यदि हमको उसको फाइंड आउट करना है, सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू नो द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. सो हियर जैसे हम यहाँ पे 4 रेजिस्टर्स यूज करते थे व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में, वी वर यूजिंग द बैलेंसिंग कंडीशन, we were making this IC equals to 0. लेकिन यहाँ पे आपको C और D यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम, ये भी बोल रहे थे कि C और D को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? तो लेकिन एप्लीकेशन यदि हम प्रैक्टिकली करें तो बैलेंस कैसे करेंगे, सो दैट विल बी अंडरस्टूड विद द मीटर बेस, ठीक है? आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ. और किसी मान लीजिए यहाँ पे 3 नोन रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2 and R3. And we have one more which is unknown resistance. Let us suppose this you can have any 4 out of this 4. You can suppose anyone is unknown resistance, and you will use one standard resistance. ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड यूज करेंगे जो नोन होगा आपको, है ना? सो देखिए हम इसको कैसे करेंगे. यदि आप कुछ इसको और इसको मर्ज करके देखें तो आपको कुछ इस तरीके का इसमें अरेंजमेंट दिखेगा. देखिए कैसे भी यहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है. दिस इज गिविंग दिस इज करंट I, ठीक है? आपको करंट I यहाँ से फ्लो होगा, which has been divided into this portion. This is R3 and this is R4. ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? This is the resistance wire we are using, ठीक है? यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, ठीक है? This will be at lower potential because of this negative, this lower, this is at higher potential. So current always flows from the higher potential to lower potential. तो यदि आप जैसे जैसे इस वायर में एक रेजिस्टेंस वायर है, जब जैसे जैसे आप यहाँ आगे मूव करते जाएंगे, you will have a potential gradient of this kind. मतलब आपका पोटेंशियल जो है लेंथ के साथ साथ क्या हो जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा. जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ती जाएगी, इस रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ती जाएगी, योर पोटेंशियल विल स्टार्ट ड्रॉपिंग. समझ में आ रहा है आपको? हियर इट इज मोस्ट हाईएस्ट पोटेंशियल एंड हियर इट इज लोअर पोटेंशियल. सो एज यू मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, योर potential will start declining and it will form a gradient, which is gradient is generally is nothing but it is voltage per unit length, ठीक है? यदि आप इसको किसी भी सिंबल से आप सपोज करिए आप phi से डिनोट करते हैं या फिर किसी और सिंबल से यूज करते हैं. सो यदि हम phi को ग्रेडियंट माने, phi is a gradient which says that there is a potential drop per unit लेंथ. मतलब कि पोटेंशियल जैसे जैसे लेंथ आपकी बढ़ रही है तो आपका पोटेंशियल कैसे कैसे डिक्रीज हो रहा है. सो दैट इज वेयर वी यूज टर्मिनोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है? तो यदि आप इतना समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं. देखिए, और हर एक मटेरियल के लिए, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए उसका पर्टिकुलर मतलब कि लेंथ के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? सो यदि आप देखें यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4 दिख रहा है आपको इस तरीके से कुछ, है ना? और we have this galvanometer which is connected to the point C and also connected to the point D. समझ में आ रहा है इतना? आप इससे कंपैरिजन करिए इसको. यहाँ पे जो G है वो C से भी कनेक्टेड है और यहाँ पे this is D. Alright? So जैसे जैसे आपका करंट फ्लो होगा तो यहाँ का जो D है, हम यहाँ पे IG जीरो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली कैसे जीरो कर सकते हैं. यदि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का क्या हो जाए, जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे और पोटेंशियल इस पॉइंट पे वो क्या हो जाए, सेम हो जाए.
क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यदि सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो करंट विल नॉट फ्लो। तो यदि यहां सी पॉइंट पे सपोज करिए वी पोटेंशियल है, वी पोटेंशियल है हमारा, और इस डी पॉइंट पे हमको इस तरीके से पोटेंशियल को अरेंज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस वायर, क्योंकि यहाँ पे वी के साथ लेंथ के साथ साथ यहाँ पे पोटेंशियल वेरी कर रहा है। तो आपको डी को कुछ इस तरीके से सेट करना है कि आपका जो इधर का पोटेंशियल है और इस डी पॉइंट का पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग प्रिंसिपल काम करेगा एंड यू विल हैव अ व्हीटस्टोन ब्रिज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो हम ये कह सकेंगे कि R1 और R3 कुछ इस तरीके से और R2 R4 क्या है, बैलेंस्ड है ना। R1 upon R3 is equals to R2 upon R4, है ना। सपोज करिए इस डी पॉइंट कुछ इस तरीके से सेट किया कि यहां से टोटल लेंथ क्या है अपनी, हमने टोटल लेंथ को क्या माना है, L मान लीजिए। सपोज टोटल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का हमारा स्केल है, 1 मीटर का स्केल है, उसमें कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने एक कंसीडर किया कि एक पर्टिकुलर लेंथ L पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर लेंथ L पे क्या हो जाएगा हमारा, हमको मिल गया एक बैलेंसिंग पॉइंट, मतलब एक पॉइंट D मिल गया जिसका पोटेंशियल C के पोटेंशियल के बराबर है। क्लियर इतना। तो हमने सपोज करिए वो लेंथ क्या मिल गई L, तो ये टोटल कितना है 100 सेंटीमीटर। सो यहां से D से लेके इस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L, समझ आया ना। ये तो इतना आ गया L, तो हमको पता है टोटल कितना है 100 सेंटीमीटर। सो इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, 100 माइनस L। तो यहां पे आप देखिए जो R3 के केस में हम देखें, R3 और R4 का जो रेशियो हम निकालते हैं, चलिए यहां पे, तो यहां से आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि हमको एक फॉर्मूला पता है, रो इनटू किसी भी रेजिस्टेंस का क्या होता है, रो इनटू L होता है एक यूनिट एरिया के लिए, है ना। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई आपकी रो इनटू L फॉर दिस लेंथ L। क्लियर है। तो R3 की जगह हम क्या लिखेंगे, आप रो इनटू L, और R4 की जगह क्या लिखेंगे, 100 माइनस L इनटू रो, 100 माइनस L इनटू रो, कुछ इस तरीके से। तो उस केस में आपको क्या होगा, दिस रो विल बी कैंसल्ड आउट, सो यू विल रिमेन विद दिस R3 डिवाइडेड बाय R4 इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। यदि आप L की वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट R3 एंड R4। इतना समझ आ गया। तो अब देखिए हम बैलेंसिंग कंडीशन को यूज करते हैं जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या पढ़ा था, R1 upon R2 is equals to R3 divided by R4 students. Okay, so this R1 divided by R2 will be is equals to L divided by 100 minus L। एंड मैंने क्या बताया कि R2 यहाँ पे आपका नॉन रेजिस्टेंस है, आपने खुद सेट किया है कि आपने नॉन रेजिस्ट का मतलब कि आपने खुद सेट किया है, ठीक है। आप इसको वैरी कर सकते हैं, आपको जो भी कुछ करेंगे आपको पता होगा वो चीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किसी अननोन रेजिस्टेंस वायर को लिया है हमने, जिसका हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो उस केस में, इस R1 के केस में देखिए यहाँ पे R1 है ये और R2 तो हमने फिक्स किया था अपने से, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो और L हमने मेजर किया है यहाँ पे, L तो हमको पता ही है, ठीक है। तो हमको बैलेंसिंग पॉइंट दिस D से यहाँ पे हमने क्या सपोज किया L और ये 100 माइनस L, तो L हमको तो पता चल गया, तो हमको ये भी टर्म पूरा पता चल गया, ठीक है। और ये भी पता है क्या, R2 पता है, ठीक है, नॉन रेजिस्टेंस। बचा क्या, दिस R1। तो हमको निकालना क्या था, अननोन रेजिस्टेंस, निकल गया, है ना। देखिए और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप यू कैन इजीली एडजस्ट दिस L वैल्यू। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे मीटर बेस में 100 सेंटीमीटर में, आप इस जॉकी को लगाएंगे, जॉकी इज अ मेटालिक स्ट्रिप व्हिच यू कैन स्लाइड ओवर द रेजिस्टेंस वायर। तो जैसे क्योंकि यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे आपका इस पॉइंट C और D का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वहां से हमने क्या सपोज कर लिया, यहाँ पे A से B की वैल्यू L सपोज कर लिया, और ये आपको जैसे पता है। सो यदि हम R1 निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, R2 L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। L तो हमने आप एक्सपेरिमेंटली कर लिया, एक्सपेरिमेंटल है ये चीज, ठीक है। आपको ये आप अपने लैब में देखेंगे कुछ इस तरीके का, आपके पास मीटर बेस होगा वहां पे, तो you will say this kind of setup, you will have this kind of wooden box, है ना, वुडन बॉक्स होगा कुछ इस तरीके से।
और कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, एक मीटर स्केल दिया रहेगा, तो यू हैव टू एडजस्ट द फॉर द आईजी वैल्यू। बैलेंसिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, ध्यान रखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। यदि आपका i इक्वल्स टू 0 नहीं हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट वैल्यू, यू आर गेटिंग सम एरर ओवर देयर, ठीक है। सो यू कैन इजीली फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर बेस। दिस इज एक्सपेरिमेंटल थिंग, यू कैन आस्क इन योर school to do this experiment. So students, let us solve one problem related to meter base we have studied so far. And in a meter base we have given this question. In a meter base the null point is found at a distance of 40 centimeter from A. This is A, and at a 40 centimeter this is total of 100 centimeter, and this is 40 centimeter and equals to 40 centimeter. All right. So from A, if a resistance of 12 ohm, this is second condition, na? If a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 50 centimeter. In that case, यदि आप यहाँ पे, यदि पहला केस क्या है आपका 40 सेंटीमीटर, आपको null point कब मिल रहा है, जब आपका ये 12 ओम पैरेलल S के कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो पहले हम उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, और फिर जब हमने S को जब इस 12 ओम को S के पैरेलल कनेक्ट कर दिया, फिर इक्विवेलेंट उसका रेजिस्टेंस करेंगे, फिर उसके लिए हमको अलग कंडीशन दी है कि उसके लिए नल पॉइंट क्या है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम A. सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ R एंड R का और S का हमको वैल्यू निकालना है। तो मैंने एक पहले ही फॉर्मूला आपको बताया है, आपको याद हो तो, दैट इज R by S is equals to L divided by L 100 माइनस L। यही सब बताया था ना मैंने, मीटर भी सब पढ़ा रहा था, उसमें आपको बताया था कि R by S equals to L by 100 माइनस L हो जाएगा इस तरीके से बैलेंस ब्रिज के केस में। दिस बाय व्हीटस्टोन बेस हमने पढ़ाया था, उसको ध्यान से आप देख लीजिए एक बार पहले। और यहाँ पे L की वैल्यू आपको बच्चों पता है, दैट इज L equals to 40 centimeter. At 40 centimeter you are getting the null point, all right. When you have not connected this 12 ohm parallel to S, this is for that condition. So this is 100 minus 40 will be 60, ठीक है। So you got 2 by 3. तो R by S आपको कितना मिल गया, that is 2 by 3। कितना समझ में आएगा जब आपका null point कहाँ मिल रहा है 40 सेंटीमीटर। Now we have connected this 12 ohm connected parallel to S, ठीक है। तो इसके इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट अपन रेजिस्टेंस निकाल लें, है ना। चलो इधर निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट इन दोनों का रेजिस्टेंस, चलिए when S and 12 ohm are connected पैरेलल, हाँ पैरेलल का केस हमने पास बताया था आपको कि जब आपका रेजिस्टेंस पैरेलल हो तो उस केस में आपको नेट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है बच्चों क्या होता है, R इक्विवेलेंट क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन R1 एंड 1 अपॉन R2। मतलब दो रेजिस्टेंसेस है तो आई एम डायरेक्ट पुटिंग 1 by 12 प्लस 1 by S, ऐसा आप करते थे। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इज 12S, S प्लस 12, S प्लस 12, ऐसा मिलेगा। तो R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, R इक्विवेलेंट मिलेगा, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, दैट इज 12S डिवाइडेड बाय S प्लस 12, ठीक है। तो you got R equivalent value for this parallel combination. This is first equation, you got it, and R equivalent you got it, and now for this resistance value your null point is found to be 50 centimeter, ठीक है। तो चलिए आप इसी कंडीशन के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप R इक्विवेलेंट को पुट करेंगे, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे L की वैल्यू क्या होगा 50 होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम चलिए रखते हैं R बाई S क्या हो जाएगा अपना इस केस में, S क्या है यहाँ पे, S वाला जो है वो इक्विवेलेंट, यहाँ पे हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं दैट इज फॉर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
सो अब आप देखिए यहाँ पे कि जब आप वैल्यू पुट अप करेंगे L की वैल्यू 50 और 100 माइनस 50, सो वी विल गेट 50 डिवाइड बाय 50, सो दैट इज इक्वल्स टू 1. S ये जो R इक्विवेलेंट है दैट इज इक्वल टू S इक्विवेलेंट है ना, जो S चलिए इसको R इक्विवेलेंट ही दे देते हैं ना, जो हमने निकाला R इक्विवेलेंट. तो यदि R इक्विवेलेंट हमको पता है तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं बच्चों. देखिए कैसे रखेंगे. R हमने एज इट इज रखा और यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो वैल्यू हमको है 12S divided by this S plus 12. All right, so you got this and this is equals to 1. ठीक है, तो उस केस में जब इसको आप शिफ्ट करेंगे तो दैट विल गो अप, ये वाला ऊपर चला जाएगा. तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. R into S plus 12 is equals to, अब ये ऊपर चला गया और ये आपको पता है कि आप जब ये इस तरीके से आप पढ़े होंगे, इस तरीके से क्रॉस कैसे होता है ना जब इक्वल्स टू होता है, तो ये 12s किधर चला जाएगा, आपका इधर चला जाएगा. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब देखिए हम एक और काम कर सकते हैं कि इसको हटा के R इक्वल्स टू हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, S plus 12 लिख सकते हैं. तो R की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12S डिवाइड बाय S plus 12. ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा यहाँ पे एक कॉलम बना के इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, आपका आंसर आने वाला है. तो R की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे और फर्स्ट इक्वेशन, और इसको दे दीजिए आप सेकंड इक्वेशन. ठीक है, यू गॉट फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड. and using first and second equation you can put the value of second and equation 1 है ना. तो R की वैल्यू क्या है वहां पे 12S डिवाइडेड बाय S plus 12. ऑलराइट, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा ये S है ना. ठीक है, इज इक्वल्स टू 2/3, इज इक्वल्स टू 2/3. ये S से S बच्चों कैंसिल. ठीक है, और कुछ और भी देखिए आप आगे सॉल्व करते हैं. चलिए ठीक है, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और देखिए 12 into 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू S plus 12. ये इतना आप तो करते बनता है, आप खुद से सॉल्व करिए इसको, या आप लोग को आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, S S कैंसिल कर दिया. सो यू गॉट दिस 6 है ना. तो S की वैल्यू क्या आपको मिलेगी बच्चों 6 3 18 है ना. 18 minus 12 S equals to 6. ठीक है, 18 minus 12. ठीक है, तो S equals to 6. आपको S की वैल्यू पता चल गई. तो यदि S की वैल्यू आपको पता चल गई है तो आपको R निकालना है. तो R हम यहीं से निकाल सकते हैं. देखिए कैसे. ओके, सो वी हैव गॉट दिस R equals to 12S divided by S by 12, and then after that we have calculated this value of S equals to 6. So now you can put this value of S, you can put the value of S in equation number 1. So let me write आप यहां तक लिख चुके हैं क्या? ये फर्स्ट इक्वेशन आप याद रखिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं. ठीक है, R by S, S की वैल्यू कितनी आ गई 6 डिवाइड इक्वल्स टू 2/3 था. यही था आपका, हाँ यही था. देखिए और क्या हो जाएगा, R का हमको निकालना है तो 6 इधर मल्टीप्लाई, 6 2 12 डिवाइड बाय 3 4 जा. So you got the value of R equals to 4 and S equals to 6. ठीक है, all right. Yes students, next topic is potentiometer. Before understanding the potentiometer, it is very important to have two basic concepts to be clear. That is first potential gradient, which I already told you, but in a more generalized way I am going to tell you. Let us have this wire of length, suppose करिए आपकी इसकी लेंथ कुछ भी हो, L हो, कैपिटल L. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक चीज देखना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलेंगे. It is a fall of potential per unit length. I already told you this thing. If we suppose that it is denoted by phi, so we divide by volt per meter, it will be its unit. So यदि इस टोटल लेंथ L के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट इस तरीके से आप निकाल रहे हैं, so एक पर्टिकुलर स्मॉल लेंथ के लिए सपोज करिए दिस इज स्मॉल लेंथ L, और यदि हम आप निकालना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, है ना. So that is potential difference for the small L will be divided by L into L. मैंने पहले बताया, देखिए जैसे 2 रुपए की कितनी 8 टॉफियां आती है सपोज करो,
₹2 की 8 टॉफी आती है, सपोज करिए ₹4 की 8 टॉफी आती है, बहुत महंगाई है जमाना है, ठीक है। सो ₹2 की 8 टॉफी आती है, तो ₹4 की 8 टॉफी आती है, ₹2 कितनी आएगी? आपको ऐसे करते हैं, आप लोग ऐसे किए होंगे बचपन में कि ₹2 के लिए ₹2 की टॉफी निकालने के लिए क्या कर देते? 8, है ना, इस तरीके से कर देते, 8 डिवाइडेड 4 इंटू 2, तो क्या आता था? 2 2 जा 4, है ना, कितना आ गया? ₹2 कितनी टॉफी आएगी तुम्हारी? 4 टॉफी आएगी, ठीक है, इतना समझना है ना। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले पूरे लेंथ के लिए हमने देखा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, V डिवाइड बाय कैपिटल इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर। तो स्मॉल लेंथ के लिए हम इजीली निकाल सकते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, V डिवाइड बाय कैपिटल इनटू स्मॉल, फॉर स्मॉल लेंथ L के लिए हम आप इजीली पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल दैट आई वांटेड टू टेल यू फॉर टू अंडरस्टैंड। सो इफ वी कंसीडर, let me tell you one thing, that potentiometer is a very sensitive instrument. आप किसी भी अभी आपको मैं कुछ कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा, यू विल बी सरप्राइज टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब कि आप बहुत सरप्राइज होंगे कि ये इतनी छोटी वैल्यूज को क्या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लेता है, और इतने स्मॉल लेंथ का मेजरमेंट हम कैसे, यदि हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो हम कैसे उस स्मॉल लेंथ को निकाल सकते हैं जिसके कारण वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, आप यहाँ पे क्वांटिटीज देख लीजिए मिलीमीटर में, 1000 मिलीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे 4 वोल्ट, कितना लो वोल्ट है, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब सपोज करिए हम निकालना चाहते हैं इसी फॉर्मूले, सपोज करिए कि पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लें अपन, तो फाई निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाय कैपिटल L, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज करिए टोटल L है अपना, टोटल L मान लिया इसको, ठीक है, मैंने टोटल L 1000 मिलीमीटर मान लिया, ठीक है। सो जो 5 विल बी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना है? 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऑलराइट, और L की वैल्यू क्या है? 1000 मिलीमीटर, ठीक है, और ये वोल्ट। सो दिस इज 4 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 वोल्ट पर मिलीमीटर, ठीक है, ध्यान रखिए। तो दिस इज हाउ यू कैन सी, दिस हाउ स्मॉल वैल्यू इज दिस, एंड यू आर वैल्यू गोइंग टू फाइंड आउट दिस, यू हैव फाइंड आउट दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर कैपिटल L. So you can see that this phi value has been found, that is 4 into 10 to the power -3 volt per millimeter. This is potential gradient for this, है ना, मतलब कि आपका लेंथ चेंज होने के साथ साथ आपका ग्रेडियंट कुछ की वैल्यू कितनी आई? 4 into 10 to the power -3। यदि हम सपोज करें यही आपका ग्रेडियंट है और हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है किसी स्मॉल वैल्यू के, किसी स्मॉल लेंथ L के लिए आपको पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, सपोज दिस विल बी दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ स्मॉल L1, सपोज करिए इसकी आपके L1 के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट हैज बीन गिवन टू यू एंड यू हैव बीन गिवन दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट, देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल L1। आप कितने भी मिलीमीटर रेंज तक की लेंथ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतने लेंथ के कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, you can easily evaluate your potential difference if you want, once you know the length, and you can also do vice versa। आपको potential difference पता है तो आप L1 निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से how important this potential gradient is, यदि आपको potential gradient पता है तो आप कितनी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कितना प्रिसाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि पोटेंशियोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ध्यान रखिए किसके ऊपर डिपेंड करता है ग्रेडियंट, आपका L के ऊपर और वोल्टेज के ऊपर। तो यदि आपका लेंथ बढ़ रहा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी लेस, एंड आपका यदि V ज्यादा हुआ तो उस केस में आपका phi की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर द बैलेंसिंग प्रिंसिपल। दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल व्हिच इज यूज्ड इन द पोटेंशियोमीटर। So let me tell you this. Let us understand the balancing principle which will be used in the potentiometer. Here we can see that this is a E1 shell and this is a E2 shell. And because of this E1 shell, you can see this this is anti-clockwise. This is anti-clockwise, and this is clockwise because of E2. Because of E2 it is clockwise, and because of E1 it is anti-clockwise. So
if we have this galvanometer here, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, this is because of this even this is anti-clockwise and because of E2 it is clockwise. So the net deflection that we can see if it is the needle of the galvanometer, if your this E1 because of which you are having anti-clockwise current, if it is 10 volt or 15 volt or whatever, 5 volt let us suppose, small value, and if it is 8 volt, because of this even this we have anti-clockwise current, and because of this E2 we have clockwise current. So this because of this clockwise current, because this clockwise current is more powerful as compared to this, so we'll have a deflection in this direction. और यदि आपका E1 जो एंटी क्लॉकवाइज में है यदि वो ज्यादा होता, उस केस में आपको यहाँ क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलता है ना, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। इतना समझ में आ रहा है? सो हमको क्या करना है कि वी हैव टू मैनेज इट, वी हैव टू अरेंज इन सच अ वे दैट आवर आईजी करंट, आईजी की जो करंट है दैट इक्वल्स टू 0 हो जाए। समझ में आ रहा है इसको? आईजी की करंट अपने को 0 करना है, दैट इज व्हाट द कंडीशन फॉर द बैलेंसिंग प्रिंसिपल। तो इसको हम 0 कैसे करें? द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज टू मेंटेन द ईएमएफ ऑफ बोथ एट इक्वल वैल्यू। यदि हमारा ये 5 वोल्ट पे है तो वी हैव टू मेंटेन दिस E2 एट 5 वोल्ट। सो हमको क्या करना पड़ेगा, जो E2 के कारण जो क्लॉकवाइज करंट हमको मिल रही है तो उसको हमको इसको घटा के 8 से 7, 7 से है ना, 7 से 6 और 6 से 5 तक लाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, एक बैलेंसिंग कंडीशन को मिल जाएगी क्योंकि दे विल हैव द सेम ईएमएफ वैल्यू। सो यदि हमने इसको 5 वोल्ट कर दिया और इसको भी 5 वोल्ट कर दिया तो देन इन दैट केस यू विल हैव आईजी करंट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा। So this is the balancing condition we will use in the potentiometer. Yes students, now our next topic is measuring of EMF using potentiometer. So if we see this diagram, it's very important to understand it. If this is your battery and which is having a positive and negative terminal, so definitely it will have this, if it is positive it will have higher potential, it is negative it will have lower potential. So you have very much clarity about the potential gradient that I told you in the previous classes. As you move to this side, your behavior of V versus L is something like this. This is gradient. So मतलब जैसे जैसे आप लेंथ चेंज करते जाएंगे your potential value is going to be changed. Potential difference की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, आपको ध्यान रखना है इस बात को। So we have connected here 2 cells, ठीक है। इसमें से एक स्टैंडर्ड सेल हम यूज करेंगे जिसका हमको पहले से उसका ईएमएफ हमको पता होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे एक ऐसे अननोन सेल को लिया है जिसका हमको ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट दिस E1 इज योर अननोन सेल whose EMF is to be calculated, and this E2 is your standard cell. Let me write, this is a standard cell, ठीक है, जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है। तो हमने यहाँ पे अभी इसके पहले एक बैलेंसिंग प्रिंसिपल का बात बोला था, उसमें मैंने बताया था कि आप आईजी की वैल्यू 0 कैसे करेंगे। सपोज करिए हमने यहाँ पे 3 प्लगिंग सिस्टम यूज किया है, तो जब हमको सपोज करिए यहाँ पे की 1 एक लगा देते हैं और एक की K2 लगा देते हैं। जब आपके की 1 दबाएंगे तो दिस विल बी, ये जो आपका है वो क्लोज हो जाएगा, और जब आप K2 दबाएंगे तो आप इसका ये वाला जो है ये टर्मिनल कनेक्ट हो जाएंगे। समझ आ रहा है आपको इतना? तो सपोज करिए सबसे पहले हमने K1 को दबाया, तो उस केस में जो इसका जो E1 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैंने जब EMF का डिस्कशन कर रहा था जब सेल के बारे में, तो उस केस में मैंने पहले ही बताया था कि EMF of any cell that was calculated to be E equals to V plus IR। उसमें EMF को जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कैरी करता है। It will have some resistance, definitely it will have some current, सिंपल सी बात है। तो इस E1 को हमने जब कनेक्ट किया इसके K1 से के थ्रू, तो definitely it will have some resistance, internal resistance, and because of which you will get some current, small value of current।
ठीक है, इससे कुछ करंट मिला आपको, और यहाँ पे आप देखिए ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसके कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है, आपको यहाँ पे हर ये रेजिस्टेंस वायर है, तो हर एक पॉइंट पे आपका पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी और रेजिस्टेंस तो आपका यहाँ पे फिक्स ही है, ठीक है। तो V I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो हर एक पॉइंट पे आपकी डिफरेंट I की वैल्यू होगी, जैसे क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, तो हर जगह इस पॉइंट पे यहां से लेके यहां तक आपका V की वैल्यू अलग अलग है डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो इस जॉकी को हम यहां से वहां शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो करंट हमको इस E1 के कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण मिला, इस K1 को प्रेस करने के बाद, जो कि इस डायरेक्शन में होगी, और इधर से जो हमको करंट मिलेगा जब हम इसको शिफ्ट करेंगे इधर उधर, तो ऐसा एक वैल्यू हमको मिलेगा जो कि इधर से जो करंट की वैल्यू आ रही थी और जो इधर से करंट की वैल्यू आ रही है, दैट विल बी इक्वल, दे विल कैंसिल ईच अदर। क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो इसके कारण जो I की वैल्यू मिल रही है इस E1 के कारण, एक किसी भी पॉइंट L1 पे, किसी पॉइंट L1 पे आपको एक और करंट की वैल्यू मिलेगी जो कि इसके बराबर होगी, एंड बोथ विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, सो योर IG विल बी जीरो इन दैट केस, आपका IG की वैल्यू जीरो हो जाएगा उस केस में, सो दैट विल बी योर बैलेंस्ड पॉइंट। लेट अस सपोज दैट पॉइंट बी, यही सपोज कर लिए एक पॉइंट आपको इस डिस्टेंस L1 पे, इस डिस्टेंस L1 पे आपको एक बैलेंसिंग पॉइंट मिला, जॉकी को जब आपने शिफ्ट किया तो यू गॉट अ बैलेंसिंग पॉइंट एट डिस्टेंस L1 एट व्हिच योर IG वैल्यू इज 0। सो यदि I की वैल्यू 0 हो गई तो देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टर्म, इंटरनल रेजिस्टेंस का पूरा 0 हो गया मामला है ना, क्योंकि दे हैव कैंसल्ड ईच अदर, सो यू रिमेन्ड विद दिस एक्सप्रेशन कि आपका E की वैल्यू किसके बराबर हो गई, V के बराबर। मैं अभी आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ध्यान रखिएगा E जो वैल्यू करता है वो R को स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को करने, लेकिन यदि हम I की वैल्यू 0 कर दें, है ना, I की वैल्यू जो इधर जा रही है उसको 0 कर दिया जाए, तो योर E विल बी इक्वल्स टू V, समझ में आ रहा है। तो आप यहां पे इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जो E की वैल्यू मिलेगी because of this cell E1, that is going to be rho into L1, E1 equals to rho into L1। आपको ये पहले ही पता है फॉर्मूला, जब मैंने प्रीवियस क्लासेस में कराया था कि EMF पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, समझ में आ रहा है, तो that is potential gradient, तो E1 equals to rho into L1, this is for cell 1, this is for cell 1। अब एक काम करिए, ये that was for the unknown cell, this was unknown cell जिसका हमको EMF निकालना है, and this is E2, we have standard cell, we have all the information about it। so now let us disconnect this K1, आप K1 को हटा के अब K2 को इससे लिंक कर दीजिए, ठीक है, जिसका हमको इंफॉर्मेशन पहले से दिया हुआ है, मतलब E2 की वैल्यू भी, ठीक है। तो रो इंटू यहाँ पे जो IG की वैल्यू है, क्योंकि इसका EMF हो सकता है डिफरेंट हो, यदि इसका EMF हम सपोज कर रहे हैं डिफरेंट है इससे, इन द केस, तो उस केस में यू हैव टू शिफ्ट दिस जॉकी, आपको इस IG को 0 करने के लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, इधर से उधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू विल गेट अ लेंथ L2 for which your E2 will be this, let us suppose this is 2, so when you divide these two you get an expression E1 divided by E2 which is equals to rho L1 rho L2, rho से rho cancel, E1 divided by E2 is equals to L1 divided by L2। इतनी बात क्लियर हो गई आपके। तो आप देखिए यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, E1 की वैल्यू पता करनी है, E2 आपको पहले से पता है, L1 L2 आपने कैलकुलेट किया है, आप मेजर कर सकते हैं, स्केल के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं, उसमें ऑलरेडी स्केल दिया रहता है। तो L1 L2 पता चल गया, आपको E2 पता चल गया, सो E1 कैन बी इवैल्यूएटेड वेरी इजीली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला।
समझ में आ गया? तो आप इजीली E1 का EMF इवैल्यूएट कर सकते हैं. Now students will calculate the internal resistance of a cell using a potentiometer. So as I told you in the previous classes that a cell has this kind of construction of internal construction we can say. So आप देख सकते हैं कि ये this is positive electrode and this is negative electrode. Your charge start flowing from this to in such a fashion. है ना? This is मैंने पहले बताया था कि in the case of EMF, your charge EMF is what? It's energy. It's a work done on a unit charge to complete this to have this complete cycle. ये complete cycle follow करता है. ये यहाँ से आएगा charge, इधर से जाएगा, इधर से आएगा. So it will just like this. So if we have connected, I already told you one thing. In case if you talk about internal resistance of a cell, definitely you must understand that circuit is open circuit. That is not a closed circuit. And when you talk about a closed circuit, that means you are talking about terminal potential difference between this point P and N. जैसे ही आपने R connect कर दिया यहाँ पे, so you because it has some finite resistance, ठीक है? तो इस केस में आपको यहाँ से भी कुछ करंट मिलने लगेगा जैसे, हाँ, इस तरीके से फ्लो होने लगेगा. We had a formula that we derived in previous class that V equals to E minus IR, which implies that V is always lesser than E. EMF जो होता है हमेशा V से ज्यादा होगा, ठीक है? So या फिर इसका उल्टा लिख सकते हैं equals to V plus IR, है ना? तो equals to V plus IR, V plus IR लिख सकते हैं इसको, इसी को ऐसे ही लिखा था मैंने, V plus I small r. इसको ऐसे V equals to IR होता है तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे I हम किस फॉर्म में ले सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस करंट, क्योंकि करंट तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, दिस P से, है ना, P से N. तो आप देखिए यहाँ पे कि एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हमको, दैट इज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू I कैपिटल R. सो V अपॉन I हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन कैपिटल R, दैट इज R प्लस स्मॉल r. इस तरीके से आप लिख सकते हो. और फिर इसके बाद देखिए आप E अपॉन V लिख सकते हैं इसको इधर से, ठीक है? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो R अपॉन R क्या हो गया, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये आया. इतना समझ में आया? अब देखिए कि हमको स्मॉल r निकालना है तो 1 को इधर शिफ्ट करिए आप, तो E माइनस V माइनस 1 इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r. यदि हम इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको E और V की वैल्यू निकालना पड़ेगा. मतलब जब हमारा सर्किट ओपन होगा, है ना, when we have this कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे नहीं है ना, तो उस केस में ट्रेस करेंगे की K1 को, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा. समझ में आ रहा है इस बात को? तो जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पे वही सेम प्रिंसिपल यूज करेंगे जो बोलता है कि I इक्वल्स टू 0 बैलेंसिंग प्रिंसिपल. इतना समझ में आया? तो जो बैलेंसिंग प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि V इक्वल्स टू V हो जाता है, क्योंकि उस केस में IR जो है आपका, I स्मॉल r जो होता है सेल का, वो क्या होता है, 0, ठीक है? क्योंकि E equals to V plus IR, so IR will be 0 in the case of balancing condition. क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो करंट फ्लो होता है, हमने करंट को 0 कर दिया है by adjusting this, जो कि, है ना, यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से पोटेंशियल वेरी करता जाता है इधर साइड. तो हमने एक ऐसा कोई पॉइंट सेट कर लिया जहां से जो करंट हमको मिलेगी that is equals to this current because of this cell E1. तो ये इसका करंट की डायरेक्शन ये होगी, इसकी करंट की डायरेक्शन ये होगी, so they will be in opposite directions, they will cancel each other, so you will get an EMF of equals to V where the circuit is not closed. And now if in other case if we put this RB, रेजिस्टेंस बॉक्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स में डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंसेस आप सेट कर सकते हैं. तो हमने क्या करना है कि इसको तो कनेक्ट रहने देना है, इसको भी कनेक्ट कर देना है. क्या करना है, इसके
K2 को प्रेस कर देंगे तो ये दोनों तीनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, इस सेल के कारण इस रेजिस्टेंस के थ्रू, इस सेल के कारण इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी आपका करंट फ्लो होने लगेगा। इस तरीके से मैं सेल के अंदर की बात बता रहा हूं, देखिए आप इस सेल्स के थ्रू आप इसमें आपने आर कनेक्ट कर दिया दिस रेजिस्टेंस बॉक्स, सो बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस बॉक्स यू विल हैव अ कंटीन्यूअस करंट इन दिस डायरेक्शन। सो उस केस में यदि आपका सपोज करिए, पहला हम फर्स्ट केस लेते हैं। अब देखिए पहला फर्स्ट केस जब हमने सिर्फ K1 को प्रेस किया था, जिसके थ्रू हमारा ये सेल E1 कनेक्ट हो रहा था, तो उससे हमको क्या मिलेगा, E मिलेगा। क्या मिलेगा, EMF मिलेगा। E1 कुछ रो L1, किसी L1 पॉइंट पे हम लोग ने सेट किया, जिसके कारण हमारा बैलेंसिंग कंडीशन मिला I इक्वल्स टू 0। ठीक है, उस पॉइंट पे हमने E1 इक्वल्स टू रो L1 निकाल दिया। ठीक है, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम दोस्तों, देखिए आप देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे कि हमने इस K2 को भी प्रेस कर दिया। इस तरीके से हमने हमारा अरेंजमेंट होगा कि ये इसको भी क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, मतलब ये टाइप से यहाँ का एक सर्किट बन जाए। तो यहाँ से इसके कारण क्या हो जाएगा, एक करंट आपका यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से, इस तरीके से एक करंट जनरेट होगा। तो करंट जनरेट होगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस बैलेंसिंग प्रिंसिपल पे काम नहीं करेंगे। देखिए क्यों नहीं करेंगे, यदि हम, क्योंकि यहाँ पे करंट हमको तो मिलेगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस R लगा दिया, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम करंट, क्योंकि ये वाला कंडीशन तब होगा जब आपका Ig इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन ये वाला कंडीशन कब मिलेगा, जब Ig इज नॉट इक्वल्स, Ig इक्वल्स टू सम करंट I। समझ में आ रहा है आपको, आपका V जो है E जो है वो V के बराबर कब होगा, जब आप Ig करंट को 0 करेंगे, you will use a balancing condition. But other case when you want your V, तो आपको क्या करना पड़ेगा, you will not तो इस केस में आपको I को 0 नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि I 0 हो जाएगा तो उस केस में आपको V इक्वल्स टू E मिल जाएगा। हम I यदि 0 नहीं करेंगे तो we can easily find out our value of voltage, this terminal potential difference between this point, this P to N। समझ में आ रहा है आपको, तो when you close, when you have a circuit closed, then you have terminal potential difference terminology, and when you have your circuit open, then you will have your EMF terminology। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना चाहते हैं, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग V बिकॉज ऑफ दिस R वी हैव कनेक्टेड हियर। आप इससे कल्पना करिए कि हमारा जो R है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, सेल के इस तरीके से कनेक्टेड है, दिस इज अ सिंबल रिप्रेजेंटेशन। सो हमारा ये जो दूसरा टारगेट है, हम इसको Ig इक्वल्स टू 0 नहीं करना चाहते हैं, हम Ig इक्वल्स टू सम करंट I करना चाहते हैं, जो कि किससे फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये तीनों कनेक्ट हो जाएंगे तो ये दिस विल नॉट बी, इट विल बी सम वैल्यू I। तो उस केस में आपको यहाँ पे कुछ एक अलग वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी योर V इक्वल्स टू रो L2। आपका ये जब जॉकी आप शिफ्ट करेंगे, यू विल हैव सम वैल्यू L2 at which you will find this value V। समझ आ रहा है आपको, तो आप देखिए यहाँ पे आप समझ रहे हैं इसको, देखिए इसको सेकंड कंडीशन दे दिया, सेकंड इसको थर्ड, इसको फर्स्ट दे दो। ठीक है, अब क्या करना है कि जो ये E/V है, इसकी जगह में ये जो वैल्यू आपने निकाले हैं सेकंड और थर्ड से, इस फर्स्ट में पुट कर दीजिए। Putting second and third in first, इतना समझ में आया। तो अब आप जब पुट करेंगे उसको, तो R इंटू रो L1 रो L2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू स्मॉल r। रो से रो कैंसिल, आपको R पता है, आपको L1 आपने कैलकुलेट कर लिया, L2 कैलकुलेट कर लिया,
you got this R, small r value. This is you already know that you shift here. है ना? पहली कंडीशन में स्टेप 1 में you will not connect this RB. आपको इस रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड नहीं करना है. You have to connect only this. लेकिन जैसे ही आपको V निकालना है, आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन P and N. In that case, you will connect this whole circuit. इससे कुछ करंट फ्लो होने लगेगा. समझ में आ रहा है आपको? तो आपको वहां पे पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. तो दैट इज व्हाट वी इंटरेस्टेड. हमको E निकालना है और V निकालना है. तो हमने एक रो L1 हमको एक वैल्यू मिला एट पर्टिकुलर लेंथ L1 पे. हमने जब जॉकी को शिफ्ट किया, सो वी गॉट E1. एंड इन द सेकेंड केस लेट अस पुट ओनली L1 here. This is E1. They are different signature. So we got whatever we are interested. So E equals to rho into L1 and V at particular length L2 we have got rho L2. So this rho 0 cancel. You got R into L1 upon L2 minus 1 equals to R. इतना समझ में आ गया? तो ये आप L1 यहाँ से आप मीटर से मेजर कर सकते हैं आपका जो स्केल है, और L2 को भी आप मेजर कर सकते हैं when you connected this resistance box. इतना समझ में आ गया? So you can easily evaluate the value of internal resistance for any specific cell you are interested. समझ में आ गया? तो आप किसी सेल E1 का आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो you can use this potentiometer to evaluate the internal resistance of the concerned cell.